नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भंडार एक्शन पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं यहाँ पर लेकर हाजिर हूँ पॉलिटी का सेक्शन, जो कि पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य, यानी फंडामेंटल राइट्स एवं फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में। मूल अधिकार का जो विकास हुआ था सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और सम्राट जॉन द्वारा 1215 ईस्वी में हस्ताक्षरित अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी प्रथम लिखित दस्तावेज था। ठीक है, अगर मूल अधिकार से संबंधित प्रथम दस्तावेज के बारे में बात करें तो जो 1215 में सम्राट जॉन द्वारा लिखा गया था, जिसे मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहते हैं, वो फंडामेंटल राइट से संबंधित सबसे पहला दस्तावेज था। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग संविधान विधेयक यानी 1895 के माध्यम से की गई थी। ठीक है, बाद में 1928 की नेहरू रिपोर्ट में तथा 1935 के भारत अधिकार शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया। ठीक है, सबसे पहले मांग कब की गई थी? 1895 में, और उसके बाद 1928 की नेहरू रिपोर्ट में तथा 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसे शामिल नहीं किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सर्वप्रथम मूल अधिकार का वर्णन अमेरिका के संविधान में किया गया है। सबसे पहले जो मूल अधिकार का वर्णन किया गया था वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। उससे पहले पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं किया गया था। ठीक है, आइए आगे देखते हैं मूल अधिकार कौन कौन से हैं और उनके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहले इसे भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। हमारे संविधान में भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मूल अधिकार, और अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इनका वर्णन किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। ठीक है, कहाँ से प्रेरित है? अमेरिका के संविधान से इनको लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब कितने रह गए? 6 रह गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इस प्रकार वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं एक एक करके सभी के बारे में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, कहाँ से किया है? 14 से 18 के अंतर्गत। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 14 के बारे में। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है कि विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, मतलब विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के का समान संरक्षण के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 बताता है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद निषेध है। ठीक है, अनुच्छेद 15 ये वर्णन करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करता है या पक्षपात करता है या विभेद करता है तो उसका निषेध है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के बारे में बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता। कहने का मतलब है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड होता है, उसमें जो राइट टू क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब अफसर की समानता के बारे में इसमें वर्णन किया है गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में राइट टू इक्वलिटी की बात, राइट टू अपॉर्चुनिटी की बात इसमें की गई है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता, मतलब सभी को समान अवसर मिलेगा, ऐसा कहा है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 17 यानी आर्टिकल 17। इसमें कहा गया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत कोई भी छुआछूत नहीं मानेगा, अस्पृश्यता पूरी तरह से क्या है? अबॉलिशन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
अनुच्छेद 18 के बारे में अगर हम देखें तो इसमें अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात की गई है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी भारत का नागरिक, जैसे मान लो मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करूँ, उनको भारत रत्न मिला है, तो वो अपने नाम के आगे भारत रत्न यानी जो टाइटल्स उपाधि है, वो अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते। ऐसा अनुच्छेद 18 में किया गया है कि कोई भी नागरिक जो टाइटल्स है वो अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकता। ठीक है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो इस प्रकार जो समानता का अधिकार है उसमें टोटल कितने अधिकार हैं? उसमें टोटल 5 अधिकार हैं। ठीक है, कितने हैं? 5, 14, 15, 16, 17 और 18 याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है कि समानता के अधिकार में कितने अधिकार हैं, तो 5। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरे नंबर का स्वतंत्रता का अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत किया गया है। कहाँ से किया है? 19 से 22 के अंतर्गत। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 19 के बारे में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कुल 6 मूलभूत स्वतंत्रताओं को दर्शाता है। इसके अंतर्गत 6 फ्रीडम को दर्शाया गया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी फ्रीडम है। सबसे पहली है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, मतलब कोई भी नागरिक को बोलने का और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 19 के पार्ट 1 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता। हम भारत का कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकता है, ऐसी स्वतंत्रता उसको अनुच्छेद 19 के भाग 2 में दी गई है। नेक्स्ट है हमारा संगठन बनाने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी नागरिक संगठन बना सकता है, ऐसी स्वतंत्रता उसको दी गई है। अगला है हमारा चौथा है भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। कहने का मतलब मेरा ये है कि भारत का नागरिक पूरे देश में कहीं भी संचरण या भ्रमण कर सकता है, उसको ऐसी स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। भारत का कोई भी नागरिक, मान लो उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक है, अगर वो चाहता है कि तमिलनाडु में जाकर रहना चाहता है या जम्मू कश्मीर में जाकर रहना चाहता है, तो वह वहाँ पर रह सकता है। ये उसको स्वतंत्रता मिली है भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वृत्ति, आजीविका, व्यापार करने की स्वतंत्रता। कोई भी नागरिक आजीविका या व्यापार कर सकता है, ये उसका राइट है। ठीक है, उसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, मतलब कोई भी नागरिक कहीं पर पूरे भारत में कहीं पर भी कोई भी व्यापार कर सकता है, भला तो वो बशर्ते वो सरकार के नियम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मादक पदार्थों का व्यापार कर रहे हैं, मतलब एक जो सिंपल व्यापार है वो भारत का नागरिक कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, मान लो इसमें क्या कहा है कि मान लो कोई भी कैंडिडेट शक के आधार पे अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो जब तक वो पुलिस कस्टडी में रहता है उसको वहाँ पे पूरी तरह से संरक्षण प्रोवाइड किया जाता है, जब तक कि उसके खिलाफ जो दोष सिद्ध है वो मतलब उसके खिलाफ जो क्राइम है वो प्रूफ नहीं हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में जो मतलब जितनी देर वो कस्टडी में रहता है उसको पूरी तरह से संरक्षण करने का अधिकार दिया गया, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 20 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। इसमें क्या गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिकार है। ठीक है, इसमें जितने भी मतलब मनुष्य के जीवन से संबंधित जितने भी अधिकार हैं वो सारे इसके अंतर्गत रखे गए हैं, जैसे सांस लेने का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार। ठीक है, इस तरह के जो अधिकार हैं कहीं ये कहाँ है, वो अनुच्छेद 21 में इनका वर्णन किया गया। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इंसान को पूरी तरह से इसमें स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 21 का। अनुच्छेद 21 का के अगर बारे में बात करें तो ये 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा का अधिकार देता है। ये कब जोड़ा गया था? ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। ये वास्तव में मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 का के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है।
अगला है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। ठीक है, मतलब कुछ दशाओं में जो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं उसमें संरक्षण देने की बात इसमें कही गई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा तीसरे नंबर का शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 23 क्या कहता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। कई बार यूपीपीसीएस या आरओ या यूपी ट्रिपल एस सी की कई परीक्षाओं में इसको पूछा जाता रहा है। दोनों ही आर्टिकल जो हैं बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 23 ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, मतलब जो मानव शरीर का जो मतलब व्यापार किया जाता है, मतलब मिस बिजनेस किया जाता है, मिसयूज किया जाता है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और बलात्श्रम, ठीक है, बच्चों से जो काम कराया जाता है उस पर भी मतलब बच्चों को मतलब तस्करी की जाती है बच्चों की या इंसानों की, इस पर पूरी तरह से इसमें क्या है प्रतिबंधित है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध 14 वर्ष तक के बच्चों पर लागू। मतलब ये है इसका कि किसी भी फैक्ट्री या कारखाने में 14 साल से कम उम्र का बच्चा अगर वहाँ पे काम करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या कंपनियों में काम करना अलाउ नहीं है। ठीक है, ऐसा कहा गया है आर्टिकल 24 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चौथा चौथा मौलिक अधिकार क्या है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 25 से 28 के अंतर्गत किया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप में मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, ये उसको स्वतंत्रता है। ठीक है, मतलब इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म को माने और अपने मतलब मन में किसी भी धर्म का विचार हो कर सकता है, मतलब ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक कार्यों के से संबंधित जो मैनेजमेंट है उनको करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, जैसे मान लो हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म से संबंधित वो जितने भी मतलब प्रबंध कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है, मतलब इस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 ये कहता है कि किसी धर्म के प्रसार के लिए करों की स्वतंत्रता। मतलब कोई भी, जैसे मान लो बुद्धिज्म का अगर प्रसार कर रहे हैं पूरे देश में तो उस पर कर नहीं लगाए जाएंगे, मतलब वो कर से विमुक्त है, मतलब उस पर कर इम्पोज नहीं किए जाएंगे। या किसी मान लो हिंदू का प्रचार किया है, हिंदू धर्म का, तो धर्म के प्रचार के लिए उस पर कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 27 के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है कि कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में या उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। जैसे मान लो मदरसे में मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं तो ये उनको स्वतंत्रता है कि वो वहाँ पर जाकर उपासना कर सकते हैं, मतलब ये उनका अधिकार है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पांचवा मौलिक अधिकार। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यानी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत किया गया है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 29 के बारे में। तो अल्पसंख्यकों को वर्ग के हितों का संरक्षण किया गया है, मतलब जो माइनॉरिटी हैं उनके हितों का वर्णन कहाँ किया गया है, वो अनुच्छेद 29 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि शिक्षा के संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। मतलब जो अल्पसंख्यक हैं वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और प्रशासन करने
प्रशासन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा अल्पसंख्यकों को अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छठा मौलिक अधिकार। छठा मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता। संवैधानिक उपचारों की स्वतंत्रता यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी के बारे में अगर बात करें तो इसका जो वर्णन किया गया है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है। कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, इसका जो वर्णन किया गया है वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया गया है। आइए इसके बारे में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इसके अंतर्गत जब किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, जब भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये उसका अधिकार है। मतलब ये संवैधानिक अधिकार है, उनका क्या करता है? संरक्षण करता है। ठीक है, कौन? आर्टिकल 32। और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। ये कई एग्जामों में, पुराने एग्जामों में पूछा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कौन से अनुच्छेद को कहा गया है? तो हमारा आंसर होगा अनुच्छेद 32। ठीक है, याद रखेंगे इसको। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए जो संविधान है वो 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। ठीक है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस के बारे में अगर देखें तो अवैध रूप से बंदी बनाए गए व्यक्ति को प्रस्तुत करना। हैबियस कार्पस क्या कहता है कि मान लो कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से यानी इलीगल रूप से अगर बंदी बनाया गया है तो उस व्यक्ति को प्रस्तुत करना, ऐसा कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस क्या है कि वी ऑर्डर, इसका मतलब होता है वी ऑर्डर यानी हम आदेश देते हैं। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को, लोक प्राधिकारी को, अधीनस्थ न्यायालय को या सरकार को कर्तव्य का वहन ना करने पर आदेश दिया जाता है। मतलब जब भी कोई व्यक्ति, लोक प्राधिकारी, अधीनस्थ न्यायालय या सरकार कर्तव्य पालन ना करे तो उसको आदेश दिया जाता है। कौन सी रीट के अंतर्गत? परमादेश यानी मैंडेमस के अंदर, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन यानी मना करना। क्या इसका मतलब है? मना करना। ठीक है, वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया जाता है। मतलब जो वरिष्ठ न्यायालय हैं वो अधीनस्थ न्यायालय को ये ऑर्डर देते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं पूरी तरह से। तथा अर्धन्यायिक प्राधिकारों के विरुद्ध जारी की जाती है। ठीक है, जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है उनके विरुद्ध ये जारी की जाती है। ये तभी जारी की जाती है जब कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित हो। ठीक है, जब मान लो कोई भी कार्रवाई है, प्रोसीडिंग्स है, वो किसी भी कोर्ट में लंबित होती है, उस केस में इस रीट को जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चौथी रीट है हमारी उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी। ठीक है, पूर्णतया सूचित करना, इसका मतलब होता है कि पूरी तरह से इन्फॉर्म करना। ठीक है, ये भी अधीनस्थ न्यायालयों एवं अर्ध न्यायिकों के विरुद्ध जारी की जाती है, किंतु ये कार्यवाही समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु है। ठीक है, इसमें मुख्य पॉइंट क्या है कि ये जो रीट है तब जारी की जाती है जब मान लो कोई लोअर कोर्ट है और उसने कोई भी डिसीजन दे दिया है। ठीक है, तो उस कार्यवाही पर समाप्ति, मान लो कार्रवाई पूरी हो चुकी है तो जो निर्णय दिया गया है वो लगता है कि ये जो निर्णय है वो सस्पिशियस है, तो उस केस को में निर्णय को रद्द करने के लिए ये रीट जारी की जाती है अपर कोर्ट के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5वीं रीट है अधिकार प्रक्षा यानी क्यू वारंटो। इसका मतलब होता है आपका प्राधिकार क्या है। ठीक है, आपका प्राधिकार क्या है? ये किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी पद को अवैध रूप से धारण किया लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कोई भी व्यक्ति
कोई भी व्यक्ति मतलब मिसयूज करके किसी पद को धारण किया हुआ है और वो पावर का मिसयूज कर रहा है, मतलब वास्तव में वो उस पद पे है नहीं, लेकिन वो उस पद को धारण किया हुआ है दिखावे के लिए, और उसमें क्या कर रहा है, वो उस पद का मिसयूज कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये रीड जारी की जाती है। मतलब उसका राइट क्या है इस पद पे बैठने का, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध ये जारी की जाती है जिसने वो पद अवैध रूप से धारण किया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, ठीक है। अगला है हमारा अनुच्छेद 226। हाई कोर्ट को रीट जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अगर सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है तो ये शक्ति उसको अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई है। अगर हाई कोर्ट रीट जारी करता है तो ये शक्ति उसको अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दी गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आगे है हमारा मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी। इसके बारे में देखते हैं। मूल संविधान में नहीं थे। अगर इसके बारे में बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी का जिक्र मूल संविधान में मतलब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ठीक है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसको संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी, उसके रिकमेंडेशन पे इसको जोड़ा गया। याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, पूछ लिया जाता है, ठीक है। और पैट की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसका जो वर्णन किया गया है वो भाग 4 का के अंतर्गत किया गया। कहाँ किया गया? भाग 4 का के अंतर्गत, और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत इसको रखा गया है। कितने मौलिक अधिकार हैं? 10 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो 11 है, ठीक है। 11वां मौलिक अधिकार जो है वो 51 का टा के तहत 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। मतलब वही 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के बारे में इसमें प्रावधान किया गया था, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसको ऐड किया गया था। अगर बात करें किस देश के संविधान से लिया गया है तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करना। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अभी पीसीएस 2022 की प्रीलिम्स में पूछा भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट इसको गलत भी करके आए थे। तो याद रखेंगे संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, ऐसा कहा गया है पहले मौलिक कर्तव्य में। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। मतलब जो राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले हैं उनको ऐसे उच्च आदर्श हैं, जैसे मान लो बहुत सारे महापुरुष हैं, वल्लभ भाई पटेल है, महात्मा गांधी है, नेहरू हैं, ठीक है, अम्बेडकर हैं। तो ऐसे महापुरुषों के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना। तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, ठीक है। भारत की जो सॉवरेनिटी है, यूनिटी है, और ठीक है, इसको क्या करना है, मतलब रक्षा करें इसकी। अगला है हमारा अगला मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। मतलब देश की रक्षा करें, और कई बार ऐसी इमरजेंसी आ जाए, मतलब भारत सरकार के द्वारा आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की क्या करें, सेवा करें, ऐसा कहा गया मौलिक कर्तव्य नंबर 4 में। अगला है हमारा भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। मतलब भारत के सभी लोगों में समानता, समरसता और भाईचारे की भावना पैदा करना, ये कहा गया है 5 में। छठा है हमारा सामाजिक संस्कृति की परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। मतलब जो सामाजिक संस्कृति है और की परंपरा है उसका महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा 7वां प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना। जो मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट है उसकी रक्षा करनी है और उसका संवर्धन करना, मतलब कंजर्वेशन उसका करना है। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। जो मतलब साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू है और ज्ञानार्जन की भावना है उसका विकास करना। अगला है हमारा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो मतलब सार्वजनिक संपत्ति है, ठीक है, उसको क्या करें, सुरक्षित रखें।
सार्वजनिक संपत्ति के बारे में बात करें, जैसे मान लो पब्लिक ट्रैक है और पब्लिक बिल्डिंग्स है, जैसे लाल किला है और या संसद है या और भी पब्लिक रोड है, पब्लिक फॉरेस्ट है, इनको क्या करना, रक्षा करना, सारी सार्वजनिक संपत्ति हैं, ठीक है। अगला है हमारा व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतियाँ जो होती हैं उसमें सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। अगला है हमारा और आखिरी, माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ठीक है, माता पिता या संरक्षक द्वारा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, ये किसमें कहा गया है, 11वें मौलिक कर्तव्य में किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से संबंधित बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, जो कि पैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट है और पैट के सिलेबस के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर करें और साथ ही शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई मैं वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है।